गुवाहाटी से कोलकाता, पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लंबे समय से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स की सभी के मन में आशा थी, एक प्रतीक्षा थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी, उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। देश भर से आज रिक्वेस्ट आता है कि वंदे भारत ट्रेन चलाइए, करीब करीब हर एमपी चाहते हैं। वैसा ही कंफर्ट अब ओवरनाइट जर्नी के लिए, वैसा ही कंफर्ट, वैसी सेफ्टी, वैसा ही स्टैंडर्ड एक नया ओवरनाइट जर्नी के लिए वो वंदे भारत स्लीपर से स्टार्ट होगा। तो ये ट्रेन का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है आपके सामने। ये ट्रेन है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। माइक कैच कर रहा है? हाँ जी सर। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है आप सबके सामने। दो रेक बनानी इसलिए ज़रूरी होती है कि दो रेक बनाने से एक डायरेक्शन से चलती है, दूसरी दूसरे डायरेक्शन से चलती है, तो डेली सर्विस हो सकती है। और दूसरा, इसमें टोटली न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। हमने जिस तरह से वंदे भारत चेयर कार में लगातार इम्प्रूवमेंट्स किए, हर वर्जन में नए इम्प्रूवमेंट्स किए, अब उन इम्प्रूवमेंट्स के बाद में ये तय किया कि टोटली नया प्लेटफॉर्म एक बने, टोटली नया टेक्नोलॉजिकल बेस एक बने, टोटली एक नए तरीके से सोचें। तो अंदाज़ा था कि करीब 2026 के मिडिल तक कंप्लीट हो जाएगा काम, लेकिन लकीली जितनी मेहनत की टीम ने 2026 की आरंभ में ही ये काम कंप्लीट हुआ है और आज आपके सामने ये ट्रेन रेडी है। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा, रूट रहेगा। वंदे भारत स्लीपर में बहुत सोच समझ के टाइम टेबलिंग की जाएगी। टाइम टेबलिंग इस तरह से करेंगे कि शाम को ओरिजिन से निकले और अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे। शाम को अपना ऑफिस का काम, बिजनेस का काम कंप्लीट करके निकले ओरिजिन से और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं अर्ली मॉर्निंग। रफली 1000 to 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर रहेगी। 1000 to 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का जनरल टाइम टेबल, जनरल रूट इस तरह से बनाया जाएगा। बहुत सारे इनोवेशंस हैं। 16 कोच में 3 टियर के कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं, 3 टियर के 11 कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं और 1 कोच है फर्स्ट एसी का। करीब 820 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, 823, और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल, 180 kmph स्पीड का पोटेंशियल। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप ट्रेन को डिज़ाइन करते हो तो ट्रेन के डिज़ाइन में कई फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Center of gravity is a very important factor in designing a train. When you design a sleeper train, the center of gravity goes up. Center of gravity ऊपर चला जाता है because people will be on the upper berth, on the middle berth as well as the lower berth. जब चेयर कार डिज़ाइन करते हो तो चेयर कार इज ऑलवेज easier to design क्योंकि उसमें center of gravity is very low. इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी हाई, सो दैट्स वाई इसके डिज़ाइन में एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी आती है स्लीपर के डिज़ाइन में। सो उसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब इसमें बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया है। पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से
कंप्लीट बर्थ और लैडर इसका टोटली नया डिज़ाइन है। बर्थ और लैडर का टोटली नया डिज़ाइन है, बहुत अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो अपर बर्थ में एक पतला आदमी, ज़्यादा हैवी आदमी, एक टॉल आदमी, शॉर्ट आदमी किस तरह से चढ़े उसमें, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। शायद मैं टीम को बोलूँगा उस एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो भी अगर आपके साथ शेयर करें। इस तरह से डिज़ाइन के टाइम में प्रैक्टिकली एक हर तरह के व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में, मिडिल सीट में जाने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है उसको सिमुलेट किया गया रियल टर्म्स में, जिससे कि उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे होगा वो सामने आए, उनको ध्यान में रखा गया। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं और इसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है आपके सामने शेयर करते हुए। आज इसका जो राइड कंफर्ट वंदे भारत स्लीपर का है, अगर दुनिया की किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को, किसी भी देश की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर ही निकलेगा, उससे 19 नहीं होगा, उससे 21 ही आएगा। और उसका एक एग्जाम्पल टीम ने टेस्टिंग के टाइम में किया, वो अभी आपको दिखाते हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैक, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी। हवा में वायरसेस, बैक्टीरियाज को डिसइंफेक्शन करने के लिए 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है, वंदे भारत स्लीपर में भी, जिससे कि पैसेंजर्स का कंफर्ट एक अलग लेवल पे पहुंचे। एयर कंडीशनर की डिज़ाइन जो की है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट इन दी कैबिन, दैट इज़ अ मेजर पैरामीटर। ऑक्सीजन कंटेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कई बार महसूस किया होगा फ्लाइट में आपका नोज़, ईयर और आईज ड्राई होने लगते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट। फिर एक डिस्कम्फर्ट आने लगता है। सो इसमें ऑक्सीजन कंटेंट का बहुत ध्यान रखा गया है। वही ध्यान हम मुंबई की 328 जो नई ट्रेन्स बन रही है उसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत केयरफुली ध्यान रख के बनाया गया है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे। और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। ये एक्सटीरियर डिज़ाइन अगर आप देखो, कंप्लीट एरोडायनामिक डिज़ाइन है इसकी। मटेरियल FRP यूज़ किया गया है नोज़ के लिए, बहुत सोच समझ के FRP यूज़ किया है। दुनिया भर में FRP ही यूज़ होता है, जिससे कि बाय चांस कोई कैटल भी आ जाए तो इसकी सारी एनर्जी कैटल की सारी एनर्जी ये वाला हिस्सा ले लेता है, जिससे कि ट्रेन की स्टेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये उसकी कंप्लीट ले लेता है। ये बोगी पूरी तरह से नई डिज़ाइन है, कंप्लीट नए डिज़ाइन की बोगी बनी है। बोगी माने सस्पेंशन बोलो, अगर ट्रक का इक्विवेलेंट बोलो तो सस्पेंशन इसका टोटली नए डिज़ाइन का बना है। और उसमें डिज़ाइन के पैरामीटर्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे। और ये देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा। लैडर्स देखो किस तरह से डिज़ाइन की गई है और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिज़ाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह, ये एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है और लैडर को सपोर्ट देने के लिए, चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया गया है। जब आप ट्रेन को देखेंगे तो उसमें आप एक्चुअल में फील करेंगे ये डिफरेंस। और भी अंदर स्पेशल अरेंजमेंट दिव्यांग जनों के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि
व्हील चेयर के साथ ही अंदर आके इसमें बैठ सके और अपनी ट्रैवल कर सके। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम अब स्टैंडर्ड बना दिया है वंदे भारत सीरीज में। टॉयलेट्स में फिर डिज़ाइन में नया किया गया है जिससे कि एक तो पानी का वेस्टेज कम से कम पानी का वेस्टेज हो, दूसरा स्पिलिंग ना हो कहीं पर भी टॉयलेट में, उसका ध्यान रख के किया गया। और ये 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का ईयर, 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का वर्ष है। बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाइंड अप हैं जो एक के बाद एक आपके पास आएंगे। इस ट्रेन में कुछ रिफॉर्म्स की झलक आपको दिखेगी। पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए जो बेडशीट, ब्लैंकेट और ट्रेन की क्लीनिंग, उसको एक टोटली नए तरीके से करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, बहुत नए स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल के जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उनके नए स्पेसिफिकेशंस होंगे। और फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें असमीज़ फूड होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। जो ट्रेन आसाम से निकलेगी उसमें आसाम का खाना होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगाल का खाना होगा। और आज आपके साथ में जो भोजन है वो भी असमीज़ और बंगला भोजन है। तो बहुत ध्यान रखा गया है। इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है और इसमें और रिफाइनमेंट होता जा रहा है लगातार। ये एक वीडियो है, ये मैं आपको देखो 3 ग्लास रखी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लास आइडिया किसका था? और 180 kmph में गाड़ी है। ये आप दुनिया के और कहीं भी जगह ट्राई करो तो मेरे ख्याल से ये यूनिक चीज़ है, क्योंकि इतना ध्यान दिया गया है इसके सस्पेंशन के डिज़ाइन पे, इस ट्रेन के सस्पेंशन के डिज़ाइन पे एक टोटली नया लेवल लाया गया है। और इस नए लेवल का बेनिफिट हमें क्या होगा, इसका राइडिंग इंडेक्स क्या है? बहुत अच्छा आएगा राइडिंग इंडेक्स। अब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। इसी के साथ इसका मैं बताता हूँ, एक सेकंड सब बताता हूँ, 3.2 आपने सब्र रखो। इसका सस्पेंशन यानी बोगी, आपने देखा कि बोगी के डिज़ाइन में वंदे भारत चेयर कार में बोगी का एकदम टोटली नया डिज़ाइन किया गया था। चाहे उसमें समय लगा, लेकिन एक डिज़ाइन ऐसा किया जिससे कि नया एक सिस्टम ही नया बन सके और एकदम नए तरीके से राइडिंग कंफर्ट आए। इसमें उस लेवल से भी आगे लेके गए। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में ट्रेन्स बनती है, दुनिया भर में बोगीज चाहिए ही चाहिए होती है। तो वो दुनिया भर की बोगी डिज़ाइन और बोगी मैन्युफैक्चरिंग और बोगी एक्सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? एक्सपोर्ट इंडिया से। भारत से ही होना चाहिए। भारत से होगा, कैसे होगा? भारत से होगा जब क्वालिटी में हम बाकी सबसे अच्छे हों और कॉस्ट में कम्पिटिटिव हों, तभी होगा। इसीलिए इतना फोकस किया इस पे, इसीलिए इतना समय लगाया, मतलब करीब करीब 1 साल लगाया बोगी के नए डिज़ाइन पे, सस्पेंशन के पूरे नए डिज़ाइन पे करीब करीब 1 साल इन्वेस्ट किया, ताकि अगले कई वर्षों तक हम भारत से, देखो अब प्रपल्शन और बोगी ये 2 बड़े टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। तो हमें विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं उन सब में भारत से प्रपल्शन जाए और भारत से बोगी जाए। बाकी ऊपर मेटल वर्क होता है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जो बाकी की बॉडी होती है ना, वो बहुत आसान काम होता है और जनरली वो लोकल ही होता है। तो जैसे एप्पल फोन पे आप देखते हो ना, डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, अब आना चाहिए ट्रेन्स का डिज़ाइंड इन इंडिया। तो डिज़ाइंड इन भारत आना चाहिए, ताकि एक नए तरीके से रेलवे का प्रसार हो। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ये आसान काम नहीं था, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत डीप थिंकिंग के साथ काम किया और बहुत लोग जुड़े उसमें। एक व्यक्ति से नहीं होता है, इसमें बहुत लोग जुड़े, सब ने अपने अपने आइडियाज़ दिए, सब ने अपने एनालिसिस दिए हैं
और मल्टीपल एनालिसिस और डिजाइन्स के बाद में ये बना। ये भी इसका, इसमें कुछ इंटीरियर आपको दिखाई देंगे कई तरह के। देखो ड्राइविंग कैब एकदम अलग तरह की है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं और सीट्स एकदम नए तरह का, इसका मटेरियल भी नया है। पूरा कैबिन एरिया वैक्यूम है, वैक्यूम टॉयलेट, फैक्ट्री एरिया सब काम बहुत सारा है, अभी भी काफी काम है, लेकिन फेयर स्ट्रक्चर के बारे में बोलिए। बहुत काफी है। कॉस्ट देखो करीब इसका कॉस्ट रखा गया है कि एयरलाइन से सब्सटेंशियली कम होना चाहिए, एयरलाइन से सब्सटेंशियली कम होना चाहिए। तो गुवाहाटी हावड़ा का माने गुवाहाटी कोलकाता का जनरली एयरलाइन का फेयर होता है 6 to 8,000 रुपीज़ के आसपास का होता है, 6,000 to 8,000 10,000 भी पहुंचता है। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2,300 रुपये, बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है कंप्लीट। 2,300 हावड़ा टू गुवाहाटी, हावड़ा टू गुवाहाटी थर्ड AC का 2,300 जस्ट 2,300 के आसपास का रहेगा प्लस माइनस। और 2 AC का रहेगा करीब 3,000 रुपीज़। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है। फर्स्ट AC का 3,600। Like first AC 3,000. बट कंपेयर टू राजधानी देखो अब नए तरीके से सोचना है हमें। अब रेलवे का रिफॉर्म्स की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, PM साहब ने जिस तरह से रिफॉर्म्स का एक पूरा एक्सप्रेस चलाई है, इनकम टैक्स का नया कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, पूरा रिफॉर्म हुआ, लेबर रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, हर तरीके से GST में इतना मैसिव रिफॉर्म हुआ। तो अब हमें रेलवे में भी कई तरह के नए रिफॉर्म करने चाहिए। तो उसमें से एक रिफॉर्म ये भी है कि हम पुराने तरह के फेयर से निकल कर एक फ्लैट फेयर पे जाएं। तो फ्लैट फेयर इसमें रखा गया है। फर्स्ट AC का है 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर, 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर। सेकेंड AC का 3 रुपीज़ 10 पैसा पर किलोमीटर और सेकेंड AC का 310। और थर्ड AC का 2 रुपीज़ 40 पैसा पर किलोमीटर। और ये नया कॉन्सेप्ट एक इसमें लगा है, जैसे फुल सर्विस एयरलाइन होती है, फुल सर्विस एयरलाइन होती है, वैसे ही ये फुल सर्विस स्लीपर ट्रेन है, फुल सर्विस ट्रेन कंप्लीट, उसमें प्रॉपर सर्विस है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रहेगा। और फूड का भी एक नए तरीके से इसमें रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट जो वहाँ पे सप्लायर्स होंगे फूड के, असम से हो और इधर कोलकाता से हो, उनको रखा जाएगा इसमें। वो पुराने सिस्टम से नहीं चलेंगे कि 12 ग्राम दाल, वैसे उस सिस्टम से नहीं चलेंगे, बहुत एक नए तरीके से इसमें। सर एक कोच की एक सेकंड एक साइड से लेना। तो इस नई शुरुआत के लिए आप सब आज आए यहाँ पर, बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्न लेंगे आपके। एक साइड तो मेन है कम से कम सर अगर महीना और हफ्ता बता देगा, डेट नहीं स्पेसिफाई कर पाए तो करीब करीब समझो अगले 15 से 20 दिन के अंदर तीसरे हफ्ते जनवरी डेट आपको मैं एग्जैक्ट दो चार दिन में PM साहब को रिक्वेस्ट किया हमने, तो PM साहब के यहाँ से बहुत वो क्लियर हो गया सब कुछ। डेट में 1-2 दिन में आपको अनाउंस कर सर सवाल रूट पता एक अपन ने प्रोटोकॉल बनाया है इस रूम का क्वेश्चंस के लिए, तो इधर से चालू करते हैं पहला सवाल।
सर इसमें विद फूड इतना फेयर है तो ये कब से कब तक शुरू हो जाएगा और किस तरीके से इसको दिखाएंगे? करीब करीब अगले 15 से 20 दिन में इसका फर्स्ट ट्रेन का इनॉपरेशन चालू हो जाएगा। 15 से 20 दिन। सर मेरा सवाल ये है कि वंदे भारत स्लीपर की मोस्टली आप समझो 17 या 18 तारीख। 19 तो नहीं। वंदे भारत तारीख भी है वंदे भारत स्लीपर की जिस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं तो ये 2026 चूंकि सुधार का वर्ष है हमारे लिए, तो इसमें कितनी ट्रेनें हम इस तरह से ले आएंगे? एक सवाल तो ये है। दूसरा, क्या मैंने कोई ऐसा सेक्टर डिसाइड किया है जहां हम वेटिंग लिस्ट टिकट की परंपरा ही खत्म करते हैं, ऑन डिमांड ट्रेन मिल जाए, इस पर कुछ काम चल रहा है क्या? बिल्कुल, दोनों पे काम चल रहा है। वंदे भारत स्लीपर का जिस तरह से आपने देखा, वंदे भारत चेयर कार का बहुत अच्छे तरीके से रैंप अप किया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रैंप अप किया गया। तो वंदे भारत स्लीपर में भी करीब 1 साल से टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स की जो साइकिल होती है वो साइकिल अब कंप्लीट हो गई। सीआरएस का इंस्पेक्शन होने के बाद में सीआरएस का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब इसकी कंप्लीट डिज़ाइन वगैरह सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो अब इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे। करीब करीब और 8 ट्रेन्स अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 ट्रेन 8 गाड़ियाँ और 6 महीने में बन के आ जाएंगी और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन्स बन के रेडी हो जाएंगी और फिर अगले साल बहुत बड़े तेज़ी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। तो वो देखो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ इस रूम में बहुत सिस्टम से होता है। एक सवाल था ना, वो सेक्टर वाला कि हम देखो अल्टीमेटली देश में जितनी डिमांड है रेलवे के ट्रैवल की, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कैपेसिटी को बढ़ाने का डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया और पूरी टीम उसमें कैपेसिटी को बढ़ाने में लगी। करीब 35,000 किलोमीटर पटरियाँ बनी इन 11 वर्षों में, 35,000 किलोमीटर। मतलब बड़े देश का जितना नेटवर्क होता है उतनी पटरियाँ अपने इन 11 वर्षों में बनी है। लोकोमोटिव का प्रोडक्शन इतना मैसिव हो गया कि पूरे अमेरिका और यूरोप का जितना टोटल प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन अपने यहाँ है। ट्रेन सेट कोचेज़, LHB कोचेज़ का प्रोडक्शन इस लेवल पे हुआ है कि कभी सोचते भी नहीं थे, उससे ज़्यादा लेवल हुआ। टोटल इन 11 वर्षों में 42,000 कोचेज़ बने, 42,000। तो ये सब इसलिए किया गया कि कैपेसिटी बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकें। तो अब वो विषय आ गया है, अब वो सिचुएशन आ गई है। एक एक करके हम कई ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कई शहरों को आइडेंटिफाई किया है जिनकी कैपेसिटी को डबल करना है, क्योंकि शहर की कैपेसिटी रिसीव करने की और डिस्पैच करने की वो ज़रूरी होती है, वो बॉटलनेक बनता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ ओरिजिन और डेस्टिनेशन की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ती है। तो शहरों की कैपेसिटी बढ़ाना और साथ ही साथ पटरियों की कैपेसिटी बढ़ाना, फिर नए तरह के सेफ्टी के सिस्टम्स लाना, वो सब चीज़ों का समागम होते होते अब इस परिस्थिति में आ गए हैं कि 1-2 वर्षों में, आने वाले 1-2 वर्षों में हम कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें वेटिंग लिस्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। Sir, I have a question on this, propulsion and bogies that you talked about. What we have learned could be wrong. That for the next BML train, which will be running on the bullet, in all probability, the propulsion is coming from outside. So I'm just asking, sir. It could be wrong. Not so that will be again completely made. Propulsion तो भारत की इतनी बड़ी ताकत बन चुका है ऑलरेडी। देखो propulsion है क्या? Propulsion basically electronics, right? Propulsion क्या है? Propulsion is electronics at a very high voltage and high current level, correct? जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, मोटर्स के कंट्रोल में, एयर कंडीशनर के कंट्रोल में, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है, राइट? तो propulsion is basically electronics at a high voltage and high current, high power application इसको कहते हैं। इन 11 वर्षों में देश की जो बहुत बड़ी सक्सेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग।
तो प्रपल्शन में भारत आज दुनिया के समकक्ष और कई देशों से आगे हो चुका है ऑलरेडी। बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट भी आपके सामने आएगा जिसमें प्रपल्शन की जो ताकत बनी है वो आपके सामने आएगी। तो प्रपल्शन की ताकत तो भारत की बहुत स्ट्रांग बन गई है, तो प्रपल्शन बाहर से लाने का प्रश्न ही नहीं उठता। So that train will be also 100% made in India. Yes. No, all probability. Yes. Sir, when that Russian manufactured Vande Bharat sleeper 120 and Titagarh 80, when we can expect them? Since you इस साल में 2026 में आ जाएंगे दोनों ही। दोनों. दोनों। Sir, another question is that you said that Vande Bharat is Kavach compliant. So does that mean that Guwahati and Howrah route is now Kavach अब तो compliant? इतना तेजी से हो रहा है कि मेरी टीम अब वीकली जब डेटा देती है कवच के इम्प्लीमेंटेशन का, तो ईच टाइम इट इज़ अ न्यू डेटा। इतना तेजी से हो रहा है। So that route is Kavach compliant now? देखो, कवच मैंने आपको पहले भी बताया और वापस रिपीट करता हूँ, कवच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कवच इज़ लाइक क्रिएटिंग अ टोटली न्यू, जैसे एयरटेल का नेटवर्क है ना, उससे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट करना। कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है अलॉन्ग द ट्रैक्स, फर्स्ट सिस्टम OFC सिस्टम। सेकंड, हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है, एज डेटा सेंटर। थर्ड, ट्रैक के ऊपर कंप्लीट उसका कवच के डिवाइसेस लगते हैं जो RFID टैग्स हैं, और उसकी डिज़ाइन होती है प्रॉपर, उसको एग्जैक्ट किस लोकेशन पे लगाना है, किस एक्यूरेसी से लगाना है, उसकी एक डिज़ाइन होती है। फोर्थ, टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं एट एवरी 5 किलोमीटर्स टू 8 किलोमीटर्स के, डिपेंडिंग अपॉन दी टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। कहीं पे फॉरेस्ट है, अलग तरह से डिज़ाइन होगा, कहीं पे स्लोप है, अलग तरह से डिज़ाइन होगा, कहीं पे कर्वेचर है, अलग तरीके से डिज़ाइन होगा। तो टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में मोर देन रफली अबाउट 40,000 तो टेलीकॉम के टावर्स लग रहे हैं। 40,000 टेलीकॉम के टावर्स, राइट, उससे ज़्यादा लग रहे हैं। फिर डिवाइस लगता है लोकोमोटिव पे या ट्रेन के ऊपर, दैट इज़ दी ऑन बोर्ड डिवाइस। ये सारा का सिस्टम होता है कवच। इट्स नॉट जस्ट वन डिवाइस की लगा दिया, राइट। इसीलिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पहले कवच 3.2, उस 3.2 में जो कमियां रह गई थी उन सब को कंप्लीट करके कवच 4 जुलाई 2024 में उसका अप्रूवल हुआ। कवच वर्जन 4.0 का जुलाई 2024 में अप्रूवल हुआ। जैसे ही अप्रूवल हुआ, नए से नए वेंडर डेवलप किए गए, तो अब 5 वेंडर हो गए टोटल, 5 वेंडर्स आर अवेलेबल। और पूरे काम को, सिस्टम को डिवाइड कर दिया कि टेलीकॉम टावर का अलग इंस्टॉलेशन चले, OFC केबल का अलग इंस्टॉलेशन चले, स्टेशन जो ट्रैक डिवाइसेस है उसका अलग इंस्टॉलेशन चले, लोकोमोटिव्स और ट्रेन सेट्स पे उसका अलग इंस्टॉलेशन चले। इन सब को इंटीग्रेट करके कवच आगे इम्प्लीमेंट होगा। तो जो दुनिया में जो समृद्ध देश है उन्होंने जो 20, 25, 30 सालों में किया, वो अपन 6 से 7 वर्षों में कंप्लीट करेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। अगर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, वो कॉम्प्लेक्सिटी हमें समझनी चाहिए। इट्स अ बट दैट इज नाउ अ रियलिटी, और अब तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। धीरज, सर गुवाहाटी टू ये हावड़ा जो कॉरिडोर हमने चूज किया है, तो उसके पीछे का क्या रीजन? पूर्वोदय, उसके पीछे पूर्वोदय का थॉट प्रोसेस है। बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया है कि देश के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, और उसके लिए जिम्मेदारी है हर डिपार्टमेंट की। तो आपने देखा होगा टेलीकॉम में टावर्स कितने, ईस्टर्न सेक्टर में बहुत सारे टावर्स सैंक्शन हुए, रादर मैक्सिमम नंबर ऑफ टावर्स ईस्टर्न सेक्टर में हुए। फिर अगर आप देखो वंदे भारत चेयर कार, जो आप पुराने समय की अगर बातें करो, शताब्दी राजधानी वगैरह, तो केवल नॉर्थ और वेस्ट और साउथ इस तरह से सोचा जाता था। प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म किया कि हमें ईस्ट के बारे में, ईस्टर्न सेक्टर के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में वैसे ही सोचना चाहिए जैसा हम बाकी देश के क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं। तो तभी प्रधानमंत्री जी स्वयं नॉर्थ ईस्ट में इतनी बार गए कि सभी प्रधानमंत्रियों का अगर जोड़ दो ट्रैवल्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल किए। तो बहुत सोच समझ के
ये किया गया है, ईस्टर्न सेक्टर से चालू किया अच्छा, जाए। एक जस्ट क्वेश्चन कि आपने कई सारे रिफॉर्म की बात करी, इफ यू कैन जस्ट लिस्ट आउट व्हाट कुड बी द मेजर रिफॉर्म। ज़्यादा मिलना होगा ना, लगातार मिलते रहना होगा, तो मैं बट मेजर रिफॉर्म, अब आपने बेस हर- रेट की बात की फेयर का, उसके अलावा कुछ? बहुत सारे No election. Nothing to do with election. Most states are going for the election. लोग इलेक्शन से जाते हैं। इलेक्शन इसमें और इधर पीछे टाइम टेबल बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली इवनिंग में रवाना होगी, डिनर सर्व करेंगे और उसके बाद में मॉर्निंग में टी और उसके बाद में डिपो। आपका पीछे कोई क्वेश्चन? आपका सर मेरा मुझे ये जानकारी थोड़ा सा अगर आप साझा कर सकें, एक कोच में जो पैसेंजर कैपेसिटी वो और जो पूरी ट्रेन में कोच होंगे वो इन प्रिंसिपल 8, 12 या कितना संख्या 16 होगी या डिमांड के इन मुताबिक? प्रिंसिपल 16 है और 16 है। 3 टियर में 611 पैसेंजर्स 11 कोचेज में है, राइट? और 4 कोचेज हैं 2 टियर के, उसमें 188 पैसेंजर्स होंगे और 1 ये है 24 पैसेंजर्स। और दूसरा सर जो नॉर्मल वंदे भारत है उसके मुकाबले इसकी कॉस्ट में कितना बढ़ोतरी हुई है? बहुत मिनिमल, क्योंकि जैसे जैसे इसका इकोसिस्टम बनता जा रहा है सप्लायर्स का, अब करीब करीब वंदे भारत के मैन्युफैक्चरिंग में रफली अबाउट 70 सप्लायर्स हैं टोटल। एक चीज़ लेके अगर लो, अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक जाओ तो करीब 70 सप्लायर्स हो गए। जब शुरुआत की थी तब 4 या 5 सप्लायर्स थे, तो वहाँ से लेके इतना इकोसिस्टम इसका डेवलप हो गया है कि अब रैंप अप करना और कॉस्ट को कंट्रोल में रखना आसान हो गया है। सर इसकी स्पीड तो बहुत ओवर 80 तक है, तो सर ये 1000 से 1500 किलोमीटर आपने सीमित कर रखा है सर, फिर और लंबी दूरी में चलेगी भविष्य में ऐसा? नहीं, इस तरह से सोचना है कि लंबी दूरी के लिए पुश पुल टेक्नोलॉजी बेटर होती है। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है जिसमें बहुत लंबे, जिसमें एक्सीलरेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो उसमें पुश पुल टेक्नोलॉजी बेटर होती है। तो दोनों टेक्नोलॉजीज़ को हमें मास्टर करना है देश में। पुश पुल टेक्नोलॉजी में दोनों तरफ लोकोमोटिव लगता है और एक्सीलरेशन अराउंड 0.7, 0.8 के आसपास रहता है। शॉर्टर डिस्टेंसेज जैसे मेट्रो है, तो मेट्रो में एक्सीलरेशन 1.2, 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। तो जितनी कम डिस्टेंस है उसमें जल्दी से स्पीड पकड़े और जल्दी से ब्रेक लगे। लॉन्ग डिस्टेंस में वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो पुश पुल का कन्फिग्रेशन है वो भी रेडी हो रहा है, वो रेडी होते वो भी आएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की बिगनिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, पुश पुल यानी कॉन्सेंट्रेटेड पावर, इन दोनों सिस्टम्स को रेलवे में वी हैव टू मास्टर एवरीथिंग। ये इन सब दोनों टेक्नोलॉजीज़ को मास्टर करना ज़रूरी है, जिससे कि अगले 3-4 वर्षों में रेलवे का एक बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भारत से डेवलप हो। चालू हो ही गया एक्सपोर्ट, लेकिन अब उसको इतना तेजी, मतलब इस तरह से टारगेट लेना है हमें कि बाय 2030 वी शुड बी एक्सपोर्टिंग एटलीस्ट 50,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट रेलवे का बाय 2030 पहुंच जाए, वो टारगेट लेके चलना है। नेक्स्ट सर, जैसे कि वंदे भारत का जो पहला रैक बना था, दूसरा रैक बना, लगभग उसका वेट काफ़ी रिड्यूस हुआ था, 391 टन। करेक्ट। अरे वाह, याद है आपको। और उसमें जो एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन 52 सेकंड में आपने 100 kmph का आपने पार किया था। इसमें कितना है 52 सेकंड्स 0 to 100 का? क्या पूछूं? बहुत अच्छा पॉइंट है। और दूसरा जैसे कॉस्ट, उसमें शायद 108 या 110 करोड़ के लगभग लागत आया था। 120 करीब, मतलब समझो मेट्रो जो बनती है ना, मेट्रो करीब 10, 10.5 करोड़ का एक कोच बनता है, 10 से 12 के बीच में बनता है, पर एवरेज 10.5 के आसपास आता है पर कोच मेट्रो का। और वंदे भारत अपनी बन रही है करीब 8 करोड़ पर कोच, मेट्रो से सस्ती पड़ रही है, करीब 8 करोड़ पर कोच की बन रही है। 8 से 8.5 के बीच में रेट आ रही है इसकी कॉस्ट। स्लीपर और चेयर कार दोनों कॉस्ट करीब सेम ही है, क्योंकि कॉस्ट मैक्सिमम होती है प्रोपल्शन की, और मेटल, बाकी तो मेटल तो करीब सेम ही है। और फिर इसमें डिज़ाइन में ध्यान रखना पड़ता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जिससे कि गाड़ी की स्टेबिलिटी हो। अगर सब नीचे बैठ रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, और यहाँ पे मिडिल बर्थ है, अपर बर्थ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गई। मतलब जो वजन का, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है
वो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे से ऊपर की तरफ आ गया। तो इसमें बहुत डिज़ाइन का ध्यान स्टेबिलिटी का रहना पड़ता है, और ख़ासकर जो कर्वेचर पे मूवमेंट होता है ना, उसमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आप एक टॉप का मूवमेंट देखो तो अगर मतलब थोड़ी सी फिजिक्स में आ गया वेट का भी नंबर आ जाएगा आपके पास। तो ज़रा 0 to 100 वाला निकालना। हाँ, पीछे क्वेश्चन आपका पीछे कोई क्वेश्चन? सर, हम देखते हैं कि रेलवे लगातार स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे काम कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है या फिर नई नई ट्रेन लाना। हमने देखा कि ऐसी ट्रेन तो आ गई है कि हवा से, चाहे हवा की रफ्तार हो वो भी झेल रही है, बर्फबारी हो वो भी झेल रही है, लेकिन हम देखते हैं कि सर्दियों में फॉग का बड़ा इश्यू रहता है, डिले ट्रेन होती है, पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत देखो, होती है। फॉग का इम्पैक्ट चाहे एविएशन हो, एयरलाइंस हो, चाहे आप कार से मूवमेंट करते हो, हर एक में फॉग का इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन में हर दुनिया में आता ही आता है। वो हमें उसका मिटिगेशन कर सकते हैं। फॉग सेफ्टी डिवाइस से सेफ्टी बढ़ गई, लेकिन फॉग के टाइम में मूवमेंट हमें हमेशा कॉशियस रखना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हम क्या इसमें काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। और एक और सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई नई ट्रेन आती है या कोई नया प्रोजेक्ट आता है रेलवे का, तो मीडिया ऑब्वियसली सबसे पहले कवर करता है, लेकिन जब ट्रेन की टिकट की बारी आती है तो क्या मीडिया के लिए आपने कभी सोचा कि रिजर्वेशन देना चाहिए? सभी को चलो मैं बताता हूँ खाना खाने के टाइम। नहीं, मैंने कहा ना खाना खाते हुए बताऊँ। कोई डायनामिक फेयर नहीं, कांस्टेंट फेयर। सर, क्या किसी देश ने भी इसके प्रति कोई इच्छा जाहिर की है? अभी कई देशों से वंदे भारत ट्रेन के लिए इंटरेस्ट आ रहा है। अपन ने, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है, 2029 तक एकदम परफेक्शन के लेवल पे ले आएंगे। उसके बाद में एक्सपोर्ट्स चालू करेंगे, जिससे कि जब प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए, क्वालिटी बाकियों से बेटर होनी चाहिए, तभी जाके हम एक्सपोर्ट मार्केट को प्रॉपरली हमेशा के लिए सस्टेनेबल वे में विन कर पाएंगे। तो अभी वही परफेक्शन वाला दौर चल रहा है। तो अभी जैसा आपने देखा, इस वाली गाड़ी में किस तरह से 3 ग्लास के ऊपर 1 ग्लास रखा हुआ है, लेकिन पानी हिल नहीं रहा है, राइट? तो वो परफेक्शन के लेवल पहुंचने की बात है। टोटल सर कितना बजट आपने एलोकेट किया है 12 ट्रेन? करीब और वंदे भारत स्लीपर्स करीब 200 के आसपास बनेगी, करीब 200 के आसपास ट्रेन बनेगी। पीछे की तरफ और कोई, आपके पीछे कोई और? ओके, हाँ, एक सीक्वेंस में चलते हैं। इन सब में लगने वाला अभी चालू हो गया काम ऑलरेडी। हर एक कोच में, हर एक लोकोमोटिव के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम, और वो भी एआई इनेबल्ड। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगने के कारण जो केरल में इंसिडेंट हुआ था, इमीडिएटली जो कल्प्रिट था उसको पकड़ा गया, इमीडिएटली पकड़ के उसको पुलिस में ले गए। तो वो पॉसिबल हो पाया ओनली बिकॉज ऑफ द सीसीटीवी कैमरा। सो दैट्स व्हाई वी आर इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज इन एवरी कोच इन द कंट्री। वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया है। So another thing on the fastest trains in the world, they have a technology where the trains glide. लेविटेशन का मैग्लेव ऑपरेशनली बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। तो मैग्लेव इज जहाँ पर भी लगी है, 3 जगह लगी है अभी तक दुनिया में, तीनों ही जगह बहुत छोटे स्ट्रेचेस में एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया है। और भारत अपने स्टेप बाय स्टेप, जैसा आप देख रहे हो, 2014 से बहुत फोकस करके सेफ्टी पे, जो क्लोज टू 170 के आसपास एक्सीडेंट्स होते थे, उसको डबल डिजिट में लाए कम करके, फिर लोअर डबल डिजिट में, जैसे FY 25-26 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने हिस्ट्री का लोएस्ट था 22, अब तक का रेलवे के इतिहास में लोएस्ट नंबर था कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स का 22, उससे कम रखने का टारगेट लिया है, 22 से कम लेने का। मतलब ऑलरेडी 90% रिडक्शन, उसमें भी और रिडक्शन।
और नेक्स्ट ईयर जो होगा 26-27 फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें टीम को टारगेट दिया है 15 से कम रखने का। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट उसमें चल रहा है, और 27-28 में टारगेट रखेंगे सिंगल डिजिट में लेके आने। तो इस तरीके से चल रहे हैं, और वंस वी रीच दैट लेवल तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर आ गए हैं एज पर दी जो इंडेक्स कैलकुलेशन होता है, हाउ मेनी ट्रेन्स यू आर रनिंग, हाउ मेनी किलोमीटर्स यू आर रनिंग, एज अ proportion ऑफ दैट हाउ मेनी इंसिडेंट्स आर हैपनिंग, उसका ग्लोबल पैरामीटर्स के बराबर आ गया ऑलरेडी, बट वी विल रीच दैट। Sir, we are seeing that you are connecting with east and northeast. So any further plan to connect with Howrah and और भी होंगे, और भी होंगे। and how many अभी stops are- इसी साल में 2026 में ही हमने कहा ना कि करीब 12 गाड़ी और आएगी, यानी 6 पेयर और जुड़ जाएंगे, तो करेंगे, डोंट वरी, एक एक करके अनाउंस How करेंगे। many stops are there? वो आ जाएगा, डिटेल टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा। एक तो सवाल ये है कि ये जिस वंदे भारत स्लीपर की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 16 कोच तो आपने बता दी, हर कोच की कैपेसिटी क्या होगी, और दूसरा ये कि हाई स्पीड कैपेसिटी लिखी हुई ना यहाँ पे 823। और एक सर से हाई स्पीड ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं, आपने मेजर रिफॉर्म्स की बात करी, एक बहुत बड़ा लीप है इंडियन रेलवेज के लिए भी, देश के लिए भी, लेकिन देश के लोगों में ये जो सबसे बड़ी कौतूहलता है वो बुलेट ट्रेन के लिए भी है, वो कब तक आ जाएगी? बुलेट का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। अच्छा चलो, आपको पहली जर्नी फ्री कराएंगे। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा, और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा। ये 1 by 1 सीक्वेंस। Crossing the seas, Ajira. हाँ, कुछ मंथ अंडर मंथ बता सकते सर 2027 का? अगस्त 2026, 15 अगस्त 2027। सस्पेंशन और propulsion की बात करी, इसको लेकर हम सारी टेक्नोलॉजी हुई है, सारी टेक्नोलॉजी क्या इंडिजिनस है, पूरी इंडिजिनस, कंप्लीट। 3 टेक्नोलॉजी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सस्पेंशन वाली बोगी की टेक्नोलॉजी, प्रपल्शन की टेक्नोलॉजी, और व्हीकल कंट्रोल की टेक्नोलॉजी। व्हीकल कंट्रोल डिसाइड करता है कि प्रपल्शन कब कितना चलेगा, राइट, ब्रेक सिस्टम कैसे चलेगा, पेंटो से जो पावर आ रहा है उसका कैसे इम्पैक्ट होगा, वो सब चीज़ें व्हीकल कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करता है। व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, प्रपल्शन और सस्पेंशन यानी बोगी, ये तीनों का डिज़ाइन पूरा भारत में। सर एवरेज पैसेंजर लोड क्या होगा कोलकाता गुवाहाटी के बीच? 823 नहीं, एवरेज पैसेंजर फुल लोड जाएगी। जो अभी जो चल रहा है मतलब नीड बेसिकली पूर्वोदय की था या बेसिकली डिमांड है उसकी? डिमांड हर जगह है देश में, डिमांड हर जगह। अगर आप एवरेज मंथली या ईयरली मुझे पैसेंजर लोड बताएं, वो ऑलरेडी कितना ट्रैवल करते हैं, फुटफॉल या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पैसेंजर कितना चलो ट्रैवल निकाल के करते हैं, देंगे, डेली एवरेज या मंथली निकाल के आपको दे देंगे अलग से। सर जैसे कि आपने फेयर की बात की फ्लाइट से कंपेयर करते हुए, इसका जो फेयर रखा गया कैसे तय किया गया? क्योंकि 6 से 8 बहुत सोच समझ के तय किया। देखो प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर फोकस है रेलवे लो इनकम और मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए। लो इनकम मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए एक सस्टेनेबल, सेफ, कंफर्टेबल मोड बनाना है, तो उसमें रेलवे का रोल बहुत बड़ा रोल है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के, इसी फिलॉसफी को ध्यान में रख के देखो, अब करीब देश में 79% ऑफ द रेलवे ट्रैक्स हैव बीन अपग्रेडेड टू 110 और 130 kmph, और फेंसिंग हो गई है करीब 17,000 किलोमीटर्स की फेंसिंग हो गई है। सो दिस हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी ऑफ रनिंग एट बेटर स्पीड्स, हायर स्पीड्स, और कवच लग रहा है। तो जहाँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें इन प्लेस आती जा रही है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी वही चीज़ होगी। अभी 120-130 120-130 रहेगी। सरफेस पे बहुत सोच समझ के रहना चाहिए, एलिवेटेड में 350 तक जाएंगे। और इधर क्वेश्चंस? हाँ, ये सब एडिशनल ट्रेन हैं,
ये जितनी भी ट्रेन्स अभी बन रही है वो जोड़ रहे हैं और पूरे नेटवर्क में लगातार नई ट्रेन्स जोड़ रहे हैं। हाँ हाँ, अब तो बहुत सारे। अभी करीब करीब हो गया होगा, करीब रफली अबाउट 7,000 करोड़। ऑलरेडी 7,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट ऑलरेडी है रेलवे के फुल इक्विपमेंट का, इंक्लूडिंग मेट्रो दिस फाइनेंशियल ईयर। हाँ, कैलेंडर ईयर में करते हैं मोस्टली एक्सपोर्ट्स का ना, इंक्लूडिंग मेट्रो सर। इसको मेरे से ज़्यादा पता है, हमेशा मुझे फर्स्ट लगता है। मैं चलो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता के जरा निकाल के रखा हूँ इधर से। और वेस्ट बंगाल का जो आपका एरिया है ये एलिफेंट जोन एरिया है, तो कितने कॉरिडोर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा, नहीं मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेके बताना चाहता हूँ। देखो, एलिफेंट्स का और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और विशेषकर एलिफेंट्स के केस में रेलवे ने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इसका प्रॉपर पायलट करके प्रूव कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि पूरे ट्रैक के साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाते हैं। मान लो ये रेलवे का ट्रैक है, राइट, ये वाला रेलवे का ट्रैक है, इसके साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया। 200 मीटर दूर से जब हाथी चलता है तो हाथी की जो पाँव की है तो उससे वाइब्रेशन होता है ज़मीन में। वाइब्रेशन करीब करीब 300 मीटर तक जाता है। वाइब्रेशन की जो वेव्स हैं वो करीब 300 मीटर्स तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन। कहीं पे 350 मीटर भी है, कहीं पे 200 मीटर भी है, पर 200 मीटर तक पक्का उसका वाइब्रेशन जाता है। सो व्हाट वी हैव डन इज, हाथी जब चले तब इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो सिग्नल है उसमें डिफ्रैक्शन होता है, यानी वो सिग्नल जैसे स्ट्रेट सिग्नल है वो चेंज होता है। आप इमेजिन करो जैसे हार्ट बीट देखते हो ना, वैसे ही जब हाथी चलता है तो इसमें पल्सेस आने लग जाती है, ईसीजी रिपोर्ट आ जाती है, राइट। तो वो उसमें इसी पल्सेस आने लग जाती है, और वो माइक्रो सेकेंड्स में, लेस देन 1 सेकेंड कंट्रोल रूम को पता चल जाता है, एंड विद इन 1 सेकेंड ड्राइवर को, लोको पायलट को कंफर्म हो जाता है। तो उससे ड्राइवर तुरंत कॉशियस हो जाता है, स्पीड कंट्रोल कर लेता है और कंप्लीट उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। जहाँ जहाँ ये लग चुका है वहाँ पे एलिफेंट एक्सीडेंट 0 हो गए। एक सेकंड रुको, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल रूम में तुरंत ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाता है। इसके साथ ही साथ एक और टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है अभी, AI कैमरास, जिसकी रेंज अबाउट 500 मीटर्स, ½ किलोमीटर दूर तक अंधेरे में भी देख सके, ½ किलोमीटर दूर तक अंधेरे में भी देख सके, उस तरह का AI कैमरा का डिज़ाइन चल रहा है। अनदर 10 months from now, let's say sometime in October, that camera will also be launched, जो कि आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल से एक सिग्नल आया, दूसरा सिग्नल आएगा AI कैमरा से, जो कि ड्राइवर को फुल्ली बता देगा सामने कोई भी जानवर हो, चाहे टाइगर हो, चाहे कोई भी वाइल्ड लाइफ हो, तो उसका कंप्लीटली वो फोकस्ड वे में बता देगा, और उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करीब करीब 100% हो जाएगा। सो मतलब आई कैन टेल यू विद फुल सिंसियरिटी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है और बहुत बड़ा गोल। मैंने पर्सनली अपने लिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी पॉलिसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे चेंज की है देश में, वैसा ही ये भी गोल रेलवे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नहीं, 100 false ना, ये जो सिस्टम लग रहा है ना ऑप्टिकल फाइबर का, उसमें फॉल्स अलार्म्स प्रैक्टिकली मिनिस्क्यूल है, मिनिमल है। जो दूसरा सिस्टम थे पुराने वाले उसमें थे, इसीलिए ये नया सिस्टम बनाया गया। करीब करीब ये लग चुका होगा, अभी जरा पता कर आया ये करीब करीब देखो 62 किलोमीटर्स तो फुल्ली बन चुका है, 148 किलोमीटर्स वर्क इन अवार्ड है, 195 वर्क इन प्रोग्रेस है, 25 किलोमीटर्स कमिश्निंग में है, मतलब कंप्लीट हो गया है,
अनदर 25 किलोमीटर का टेंडर हो चुका है। ये मेरे पास हर मंडे को अपडेट आता है। इस मैं बताता हूँ, टोटल 1375 किलोमीटर्स, 1375 किलोमीटर्स एंड इसको और आगे लेके जाएंगे। करीब करीब आइडेंटिफाई हमने किए हैं रफली अबाउट 3000 किलोमीटर्स देश में ऐसे हैं जो एलिफेंट प्रोन है, अबाउट 3000 किलोमीटर्स। तो उत्तराखंड वाली बेल्ट, फिर सदर्न रेलवे में बेल्ट है, साउथ वेस्टर्न में है, ईस्ट कोस्ट में है, साउथ ईस्टर्न में है, कई जगह। सर इसको सिर्फ वाइल्ड लाइफ पे टेस्ट किया गया या ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ लैंडस्लाइड होती है, चट्टाने गिर जाती है, कुछ ऐसे? उसमें भी अगर कोई चट्टान गिर रही है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्या आता है कि पल्स बराबर जनरेट होनी चाहिए। तो वो जो होता है, कोई भी लैंडस्लाइड वाला मैटर होता है तो वो केवल एक ही बार होता है, सडन होता है, तो इसमें रिदम नहीं बनती। ये जो रिदम बनती है ना इसमें लगातार हाथी के मूवमेंट की, वो एक प्रॉपरली उसका सिग्नेचर आ जाता है। जैसे ईसीजी में आपने वर्ड जो अच्छा यूज़ किया, जैसे ईसीजी में हार्टबीट का सिग्नेचर आता है, वैसे इसमें पूरा सिग्नेचर आ जाता है और ये पता भी चल जाता है कि चाइल्ड एलिफेंट है या बड़ा एलिफेंट है। रेडिएशन के हिसाब से, उसके सिग्नल के हिसाब से आप तय करते हैं कितना, मतलब ऑटोमेटिकली पता चलता है, क्या है, मतलब ऑटोमेटिकली पता चलता है। सर ये कैमरा भी ओएफसी जहाँ लग चुका है उस पे ही इंस्टॉल होगा? कैमरा हर लोगों में लगाते हैं। ये जब जैसे ही प्रूव हो जाएगा कैमरा, एक बार पूरा डिजाइन हो जाएगा, सारे लोकोमोटिव्स में लगाते हैं। सर जैसे आपने कहा 150-200 मीटर, एक सेकंड, एक सीक्वेंस में चले। अच्छा, इसी टॉपिक का, तो अगर मानने वाली एलिफेंट का पता चलता है कि 150 मीटर से वो आ रही है और ट्रेन की स्पीड 120-130 है, तो क्या उस समय तक वो ब्रेक लगा देगा? मोर देन सफिशिएंट होता है। देखो क्या होता है कि एलिफेंट करीब सारे जानवरों में से सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। एलिफेंट का एक कॉग्निटिव वो है, कॉग्निटिव फंक्शन है। तो जैसे ही सिग्नल आता है तुरंत विस्लिंग चालू हो जाती है। तो जैसे ही विस्लिंग चालू होती है, और लाइट का भी एक इसमें प्रोटोकॉल है, लाइट फ्लक्चुएट करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व्ड एलिफेंट्स रुक जाते हैं ट्रेन के पास होने से। फर्स्ट, सेकेंड, 200 मीटर और एलिफेंट की नॉर्मली मूवमेंट की जो स्पीड होती है करीब 2 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलता है एलिफेंट नॉर्मली, और जब हर्ड में चलता है तो जनरली 1 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलता है। तो दैट इज इनफ टाइम फॉर एनी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च की इसमें, और इसमें एक बहुत यंग इंजीनियर है, SNT का एक इंजीनियर है, लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, NFR में काम करता था। मैंने ट्राई भी किया मेरे ऑफिस में आ जाए वो, बट उसने कहा मुझे NFR में ही काम करना है। बहुत अच्छा ऑफिसर है वो, उसने किया है। सर ये केवल वाइल्ड लाइफ में अगर देखें, बंगाल की तरफ से, बंगाल की जो अभी तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट है उनकी तरफ से हमेशा ये बोला जाता है कि रेलवे में जो बंगाल को अभी उस विषय पे नहीं जाओ, अभी उस विषय पे नहीं जाओ। इसीलिए बंगाल और गुवाहाटी को चूज किया गया है या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन। ट्रैवल टाइम कितना कम हो रहा है राजधानी के लिए? काफ़ी कम हो रहा है। अभी एग्जैक्ट आपको टाइमलाइंस वगैरह दे देंगे। ट्रैवल टाइम करीब नंबर है क्या? नहीं, कितना कम हो रहा है? करीब 3 घंटे के आसपास का रिडक्शन है, डिपेंडिंग अपॉन विच ट्रेन यू आर कंपेयरिंग विद। ठीक है ना? हाँ सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल, एक सेकेंड, उधर ही और ले लें, और पीछे की तरफ कोई? ओके, आप बैठे हुए। फेयर की दृष्टि से अभी तक जितनी ट्रेनें हैं ये महंगी हुई या सस्ती हुई? तो आप ही बताओ ना। अभी मैंने जब बताया तो आप सबके यहाँ से एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा था, तो मुझे ठीक लगा। एक तरह से मैं वोटिंग ही कर रहा था जब आपकी तरफ देखा। इसका मतलब महंगी है, सस्ती है। आप सबका जो एक्सप्रेशन था उसके हिसाब से तो काफ़ी कंफर्टेबल फील, काफ़ी ट्रेन तो बेहतरीन है, पर इसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन-कौन सी आधुनिक फीचर्स लिए गए? कैमरा है, इसकी ट्रेन की डिज़ाइन अपने आप में, प्लस कवच, ये तीनों चीज़ें इसमें फिट है। सर मेरा छोटा सा सवाल है सर, जैसे कि वंदे भारत ने देश के चेहरा और चाल दोनों बदल दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर देश में हजारों गाड़ियां चल रही हैं जो सुपर फास्ट है या एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उनका चेहरा मोहरा इंटीरियर बदलने के लिए लगातार बदल रहे हैं। आप देखो ना कितनी गाड़ियां नई लेके आ गए, कितनी नई गाड़ियां, लगातार नई गाड़ियां ला रहे हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस लगातार हर महीने 2-2, 3-3 बन रही है, लगातार 4 के आसपास बन रही है। वंदे भारत
वंदे भारत स्लीपर, नमो भारत ट्रेन, टोटली नया। और इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने वर्षों तक निगलेक्टेड रहा, इतने वर्षों तक निगलेक्टेड रहा। इसमें ट्रैक का भी काम करना है, OHE को भी, OHE को अपग्रेड करने का आपकी जानकारी में आया कि नहीं आया? OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का सिस्टम, जो अपना सिस्टम है देश में, वो 1960 का डिज़ाइन है। 1960 में फ्रांस से SNCF के डिज़ाइन को भारत ने इंपोर्ट किया था, राइट? ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का, OHE का, ये 25 kV पे AC 3 फेज AC सिस्टम है, राइट? इसकी कैपेसिटी होती है अबाउट 650 to 700 एम्पियर्स। 650 to 700 एम्पियर करंट अगर ये दे सकता है तो दैट मीन्स इट कैन नॉट एफिशिएंटली रन ट्रेन्स एट हायर स्पीड्स। जैसे ही ट्रेन की स्पीड हम बढ़ाते हैं तो जो साइंस वाले छात्र हैं यहाँ पे कोई, राइट? साइंस क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², राइट? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी के स्क्वायर से ऊपर जाती है, यानी अगर हम वेलोसिटी स्पीड को डबल करें तो एनर्जी विल बी 4 times, राइट? और पावर का, एनर्जी का फॉर्मूला करंट और रेजिस्टेंस से निकालो, एनर्जी इक्वल्स I²R, राइट? I²R, यानी करंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इस सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं विद अ टोटली न्यू मॉडर्न सिस्टम कॉल्ड 2 into 25 kV। 2 into 25 kV मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है जिसमें अप टू 1400 एम्पियर्स तक करंट लेता है, यानी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा। स्टार्टिंग उसकी 800 से है। हाँ, तो पूरा टेक्निकल एक्सप्लेन, तो कंप्लीट उसका टोटल ओवरहॉल हो रहा है। और अब तक 2 into 25 kV कितना हुआ होगा, है अपने पास नंबर? और करीब करीब हर तीसरे चौथे दिन एक नया 2 into 25 kV का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहा है, जिससे कि देश के कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें। ट्रैक्स पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 7000 किलोमीटर्स ट्रैक्स का अपग्रेडेशन हुआ है। 7000 किलोमीटर्स, मतलब नए ट्रैक लगाना, एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को अपग्रेड करना, ब्रिजेस को अपग्रेड करना, ओवर इलेक्ट्रिकल को अपग्रेड करना, स्टेशंस को अपग्रेड करना, ट्रेन्स को अपग्रेड करना, मैसिव वर्क है। मतलब जो 50-60 वर्षों का जो निगलेक्ट था ना, उसको, उस निगलेक्ट को इन 11 वर्षों में मोदी जी ने बहुत एक नए लेवल पे लाए और इसको और आगे इसको लेके जाए। नए साल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1969 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब राजधानी को हरी झंडी दिखाई गई थी, और अब रेलवे का एक नया स्वरूप आ रहा है स्लीपर के तौर पे। तो क्या ये राजधानी का स्वरूप लेगी? मैंने कहा ना कि ये रिप्लेस नहीं कर रही, यहाँ पे अभी एडिशनल ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन का टेस्टिंग वेस्टिंग सब कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट के लिए आप सबको बुलाऊंगा। क्योंकि हम नए स्वरूप की बात कर रहे हैं तो फूड एक सबसे बड़ा चंक है रेलवे के लिए, तो फूड क्वालिटी को लेकर वो इस साल के रिफॉर्म्स के लिए बड़ा रिफॉर्म होगा, उसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म। मतलब आप खुश होंगे, अगले साल जब अपन नए साल पे मिलेंगे ना, तो आप कहेंगे कि अच्छा हो गया। और इधर से कोई कुछ, फूड का टाइम भी हो रहा है वैसे। इधर से अपन चल रहे हैं ना सीक्वेंस में। कितने रूट्स और आइडेंटिफाई हुए करते हैं, बताते हैं एक क्या तमिलनाडु और केरल के बीच में भी? बहुत अच्छा प्रश्न है। देश के हर कोने में है, जैसे वंदे भारत देश के हर कोने में आई, वैसे ये भी हर कोने में जाएगी। दिल्ली का मारिए सर वो। सर मेरा दो सवाल है। एक तो है कि जो ये सेक्शन है इसमें थोड़ा साइलेंस प्लीज, साइलेंस। सर ये जो सेक्शन है इसमें ट्रैक की फेंसिंग कितनी हो चुकी है, एक वो आपको डिटेल दे देंगे। और दूसरा सर ये है कि जैसा आपने बताया कि कवच को लेकर के हर मेन स्टेशन पे आपको सेंटर बनाने पड़ेंगे, तो कवच बन रहे, लगातार बन रहे। एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है सर? काफ़ी बड़ी संख्या में निकाल सकते हैं, ये अच्छा पॉइंट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कितना है वो निकालना चाहिए। गुड पॉइंट, वेरी गुड। सर हमारे दो सवाल हैं सर। पहली स्लीपर ट्रेन आई और ये दूसरी स्लीपर ट्रेन आपने CRS ओके हो गया, तो पहली स्लीपर ट्रेन और इसमें क्या फर्क है और क्यों उसको रोका गया
रोका नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया है। आप ये देखो, ये बहुत आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंटली काम किया है, राइट। आपने देखा 2 गाड़ी के बिना आप सर्विस स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको बेसिकली 3 गाड़ियाँ चाहिए ओवरनाइट सर्विस के लिए। कारण क्या, मेंटेनेंस का टाइम लगता है। तो एक गाड़ी अगर मेंटेनेंस के लिए गई तो जो मेंटेनेंस सरप्लस पड़ी है उसको आपने सर्विस में डाला, करेक्ट। दूसरा, लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, एक एक फैक्टर पे बारीकी से ध्यान देकर। जैसा मैंने आपको बताया, हर बर्थ पे हर प्रकार के व्यक्ति को चढ़ा के उतार के देखा गया। टॉयलेट्स में किस तरह की पानी का क्या यूटिलाइजेशन होता है, किस तरह से स्प्रेड ना हो पानी, कई तरह की चीज़ों का ध्यान रखा गया। एयर कंडीशनिंग में वायरस पूरे खत्म होने चाहिए, कैबिन के अंदर 99.99% वायरसेस फिनिश हो जाने चाहिए। उन सब चीज़ों का लगातार इम्प्रूवमेंट करने का हम लोगों का टारगेट था। बाय जून 2026 इस ट्रेन को लॉन्च करेंगे, इंटरनल टारगेट वो था। और करीब जनवरी में वी आर एबल टू डू इट बिकॉज प्रोग्रेस हैज बीन वेरी फास्ट। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, दुनिया भर में एल्युमिनियम बेस्ड ट्रेनें चल रही हैं, अपने भी बहुत जल्दी आ वाली जाएगी, ट्रेन कब तक आएगी? बहुत जल्दी आ जाएगी। 2027 में एल्यूमिनियम की ट्रेन आ जाएगी। एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे थे, अभी तक कितनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट रेलवे का टोटली किसी भी चीज को लेकर हो, चाहे वो टैक्स करीब 12 कंट्रीज में स्टार्ट हो चुका है। और रेवेन्यू जनरेशन की अगर बात करें रेलवे को, उससे कितना? मैं एग्जैक्ट आपको डिटेल बताऊंगा। जब मैंने कहा ना, मैंने 7000 का अप्रॉक्सीमेट नंबर दिया था, बट डिटेल उसका लेके आपको बता देंगे। सर, एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अब हमारे क्योंकि हमारे देश की टेक्नोलॉजी अब बाहर से लाने की जरूरत नहीं, मेरा क्वेश्चन उल्टा है। मेरा क्वेश्चन है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कुछ देशों ने क्या हमारे को अप्रोच किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए? वो भी होगा, क्योंकि वो भी जैसे अफ्रीका वगैरह है, वहाँ पे हम ट्रेन के बोगीज वगैरह सब भेजते हैं, उन्हें बना के भी देते हैं बहुत सारी कंट्रीज को। इसी तरह से जैसे हमने लाइट की बात करी, जो AI जनरेटेड कैमरा होगा ट्रेन के आगे 500 मीटर्स का डिस्टेंस देखने के, उसमें हमें ये था कि 4 साल पहले इजराइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा था इसके लिए। तो क्या नहीं, TOT भी होगा पक्का। देश से तो टेक्नोलॉजी बाहर जाएगी ही जाएगी। और नहीं, बहन को बोल रहे हैं, सर, ये हफ्ते में कितनी बार ट्रेन चलेगी? और ये डेली की सर्विस है, एक दिन वीक में ऑफ होगा, 6 days इन अ वीक। और जो अभी फास्टेस्ट ट्रेन है वो 17.5 घंटे ले रही है। तो इसको अब हम मान के चले कि 17.5 घंटे या 14 घंटे। और इम्प्रूवमेंट होता ही जाएगा, जैसे जैसे ट्रैक्स का अपग्रेडेशन हो रहा है, इम्प्रूवमेंट होता ही जाएगा। सर, इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एक सेकंड इधर से ले लें। और So I wanted to understand infrastructure as a strategic investment is something a hallmark of this government. Mizoram was connected with Indian Railways, so was Jammu and Kashmir. In the coming year, what is your border management and strengthening plan through railways? बड़ा क्वेश्चन है, किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरा मैप के साथ दिखाऊंगा। There is a plan. देयर इज अ क्लियर प्लान। और अभी मैंने अनाउंसमेंट्स भी किए थे, जब मैं जैसलमेर गया था तब कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए थे। तो काफ़ी उसमें सीरियसली काम चल रहा है और प्रैक्टिकली एवरी अदर मिनिस्ट्री ऑन बोर्डेड ऑलरेडी। फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन सब के साथ मिलके उनको ऑन बोर्ड भी कर दिया। मैं उसको एक बार मैप के साथ नहीं, पार्ट ऑफ द ओवरऑल बजट। सर, 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो पहले से ही वंदे भारत ट्रेन चल रही है और उनका कैप जो है उसमें काफ़ी मांग हो रही थी कि स्लीपर ट्रेन लाई जाए, तो क्या कोई कैप लगाएंगे आप किलोमीटर के हिसाब से कि जहाँ पर देखो, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, कैप और उससे नहीं सोचना चाहिए। रोलिंग स्टॉक जो ट्रेन है उसका फंक्शनल डिस्टेंस क्या होता है, वो एक क्लियरली अंडरस्टूड पैरामीटर है इंडस्ट्री में, राइट। तो चेयर कार पे जनरली 500 to 800 किलोमीटर्स, आउटर लिमिट में जाओ 1000 किलोमीटर्स। और जो ये ओवरनाइट ट्रेन है इसका जनरली 1000 to 1500। पुष्पुल जो आएगी, पुष्पुल विल बी अनलिमिटेड किलोमीटर्स, 3000 किलोमीटर में भी पुष्पुल आराम से जाएगी। तो जो नया बन रहा है एक और वर्जन, विच आई विल अनाउंस व्हेन इट हैपेंस, तो वो दैट विल बी फॉर एनी डिस्टेंस।
और पैसेंजर लोकोमोटिव्स का भी नया जनरेशन का एक बनाने का काम चल रहा है। तो हर तरीके से रेलवे को पूरा एक नया स्वरूप तो देना ही है ना। सर दूसरा सिक्योरिटी को लेकर आपने काफ़ी फीचर्स बताए हैं नए ट्रेन में किस तरीके से आपने चुनौतियों का सामना किया है। तो जो चैलेंजेस आए हैं उनसे सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है इस ट्रेन को? देखो सबसे बड़ी बात थी कि डिज़ाइन का एक बहुत अच्छा हमने पैरामीटर वंदे भारत में किया, अब उससे भी बेटर डिज़ाइन बनाना है। तो दैट वाज अ मेजर चैलेंज बिफोर अस, उसको ओवरकम कर लिया, आपने देखा, स्वयं देखा। सर आपने कर ही ये सोशल मीडिया पर इसके हाई स्पीड का वीडियो डाला था, आपने रूट ट्रायल जो किया वो 2 मार्च कोटा और नागदा 2 स्टेट को कवर किया, बट रूट जो तय किया आपने 2 स्टेट किया जो दोनों स्टेट असेंबली इलेक्शन पर जाने वाले। मैंने बताया ना, आपके प्रश्न के जवाब में बता दिया ना। सर ये इस बार बजट बढ़ रहा है सर, एक सवाल मेरा बजट की बात अभी सर, एक सवाल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है। नहीं इनका क्वेश्चन Malayalam Panorama Kerala. Are waiting for a high-speed train. We had a project caring. अब उसका प्रश्न का जवाब यहाँ पे थोड़ा Sir, वो पूरा उसका अलग से मैं आपको मेरा एक सवाल है सर, पार्लियामेंट में आई हैव गिवन आंसर्स टू दैट यार। हेलो भाई, आई हैव गिवन आंसर्स टू दैट इन द पार्लियामेंट, टेक एनी ऑफ माय आंसर्स इन द सर एक पब्लिक टारगेट होता है कि भाई, और हमारा जो पब्लिक टारगेट है वो ये है, उसमें अगर देखें अगर किराए की बात करें तो फ्लाइट से जो किराया है वो 4 बहुत सब्सटेंशियल कम है। फ्लाइट का 6 से 8 है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ अभी आपने देखा होगा इसमें, और ऐसा जानने में भी आया है कि जब बैंगलोर चेन्नई की वंदे भारत चली तो फ्लाइट का किराया 10,000 से 5 पे आ गया, और जब जम्मू श्रीनगर की चली तो फ्लाइट का किराया 18,000 से 5,000 पे आ गया। नहीं उनके फेयर्स कम हो गए। वो ये की गई थी कि जिसको फ्लाइट नहीं मिल पाती है उसको इंटीग्रेटेड तरीके से ऑप्शन दिया जाता था कि रेलवे को आपको मिल सकती है। एक ऑप्शन पहले इसकी शुरुआत की गई थी। क्या सुनानी कभी कब हुई थी? सर काफी पहले हुई थी, आइडिया दिया गया था कि ऑप्शन कब हुई थी? जिनको फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पा रहा है, ऑप्शन दिया गया था कि रेलवे का टिकट उनको मिले। चलो कोई नहीं, ध्यान अच्छा सुझाव है। वंदे भारत भविष्य में चल रही है और बोर्ड जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल है कि 12 से 14 मिनट का टाइमिंग रखते हैं, दरवाजा खुलता है, वेंडर्स के सामान जो है कि प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, पब्लिक के भी सामान रहते हैं, कोई 1 घंटे से वेट कर रहा है दरवाजा खुलने का, कोई ज़्यादा समय से तो ये जो समस्या है मैंने भी प्रैक्टिकल देखा है, जैसे 12 और 14 नंबर जो आपका ये अच्छा पॉइंट है, एक बार वापस पूरा डिटेल में आपके साथ है कि कई लोगों की ट्रेन छूट जाती है और वो गेट वैसे जानकारी तो नहीं आई ट्रेन छूटने की, पर फिर भी आपने फीडबैक दिया है। अगर आपने एक्चुअल में देखा है तो जिस स्टेशन बनारस की बात कर रहा हूँ मैं, बनारस जो तो बनारस का कौन से स्टेशन पे ये 12 से 13 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन 12 से 14। सर एक मेरा सवाल अभी आपका जो नियम पुराना है वही चलेगा, मतलब कोई चेंज नहीं। अभी किराया का आपने बहुत अच्छा बताया कि एयरलाइन से कैसे और सबका अलग अलग अच्छी किराया का ही होगा। मेरा ये सवाल है कि चूँकि हम इसलिए अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्थिक समृद्धि भी बढ़ रही है, तभी जो हम सब्सिडीज देते हैं सब्सिडी कंपोनेंट इसमें तो बिल्कुल ही लागू नहीं होगा, मुझे जो लगता है हमें। ओवरऑल रेलवे का करीब 60,000 करोड़ का सब्सिडी, क्या उसको हम 60,000 करोड़, उसको क्या इस बार हम इससे चेंज नहीं होगा, इतने से क्या चेंज? नहीं, किराया का सब बड़ा है, किराया को जब नॉर्म बताई एयरलाइन से कंपेयर करके हमने किया, तो ये सिर्फ इसी में रहेगा, और ट्रेनों में भी ये व्यवस्था लागू हम कर सकते हैं केवल इसी। ममता जी पहले से ही गुस्सा में थी और आपने ये काम किया, फिर से गुस्सा हो जाएंगे, चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छी खबर, हैप्पी न्यू ईयर सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आइए भोजन करते हैं, एसएमईज और बंगला